गांव बहुत ही सुंदर था। हर ओर हरियाली फैली हुई थी। लोग मेहनती थे, दिन रात खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। राजू और उसकी पत्नी रजनी दोनों सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे ताकि किसी तरह पेट भर सके। उस गांव में एक मशहूर बिरयानी का ठेला भी था। ठेला बहुत पुराना था, लेकिन उसकी पहचान पूरे इलाके में थी। वहाँ की स्पाइसी चिकन बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि बड़े बड़े लोग दूर दूर से सिर्फ वहीं खाने आते थे। पर दिक्कत ये थी कि उस बिरयानी की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि आम गरीब लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। एक दिन शाम को खेत से लौटते हुए राजू और रजनी उसी ठेले के पास से गुजर रहे थे। हवा में मसालों और चिकन की खुशबू तैर रही थी। रजनी अनायास रुक गई, उसकी आंखों में चमक सी आ गई। रजनी ने धीरे से कहा, राजू, तुम्हें पता है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। सच में? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। बताती कैसे, वो बहुत महंगी होती है। मुझे सबसे ज्यादा चिकन बिरयानी पसंद है, पर कभी खा ही नहीं पाई। अरे भाग्यवान, महंगी कितनी होगी? 100 से 200 रुपए से ज्यादा क्या ही होगी। चलो, आज तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं लेकर आता हूँ। सच में? पर तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 100 रुपए हैं, बस इतने ही। पर मुझे लगता है काम चल जाएगा। वो हिम्मत करके ठेले की ओर बढ़ गया। भीड़ लगी हुई थी। शानदार कपड़े पहने अमीर लोग बिरयानी के मजे ले रहे थे। बर्तन से उठती भाप और मसालों की खुशबू देखकर राजू का मन भी मचल उठा। वो हिम्मत जुटाकर बोला, हो भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी कितने की है? ठेले वाला अकड़कर बोला, 200 की आधी प्लेट और 400 रुपए की फुल प्लेट। राजू सुनकर सून रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। क्या? 200 रुपए आधी प्लेट और फुल 400 रुपए? पूरी इसमें सोना डाल रहे हो क्या? गरीबों के बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। पैसे नहीं है तो आना ही मत। चलो हटो, लाइन मत लगाओ। लोग भी हंसने लगे। राजू शर्मिंदा सा सिर झुकाकर वहां से लौट आया। दिल भारी हो गया, आंखें नम हो आईं। रजनी ने दूर से आते देखा तो पूछा, क्या हुआ, बिरयानी क्यों नहीं लाए? राजू ने मजबूर होकर झूठ बोला, अरे भाग्यवान, थोड़ी देर में ही सारी बिरयानी खत्म हो गई। भीड़ इतनी थी कि कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं राजू, मुझे पता है तुम कोशिश करके ही आए हो। घर चलते हैं। दोनों घर लौट आए। साधारण रोटी सब्जी खाकर सो तो गए, लेकिन राजू की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखते हुए सोचता रहा, आखिर इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है, और गरीब तो कभी इसे चख भी नहीं पाते। कल कैसे भी रजनी की इच्छा पूरी करूंगा। सोचते सोचते रात गहरी हो गई, लेकिन राजू के दिल में एक सपना जग चुका था। अपनी पत्नी को एक दिन वो बिरयानी जरूर खिलाएगा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। राजू और रजनी रोज की तरह खेत जाने के लिए उठे, लेकिन इस बार रजनी थोड़ी थकी हुई लग रही थी। राजू, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मैं खेत में काम करने नहीं जा पाऊंगी। राजू ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोला, कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम आराम करो, मैं अकेला ही खेत चला जाता हूँ। काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारा स्वास्थ्य है। रजनी मुस्कुराई और पलंग पर लेट गई। राजू अकेला खेत की ओर निकल पड़ा। दिन भर मेहनत करने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। जेब खाली थी और दिल में वही पुराना सवाल, आखिर कैसे रजनी की ख्वाहिश पूरी करूं? बिरयानी तो बहुत महंगी है, मेरे बस की नहीं। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे लाठी टेकते हुए उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। वो गांव में अम्मा के नाम से जानी जाती थी। अम्मा ने राजू से पूछा, बेटा, खाना खाया? नहीं अम्मा, आज कुछ लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने आज गरीबों की बिरयानी बनाई है। तू भी खा ले। अम्मा मुस्कुराई और अपनी पोटली खोली। गरीबों की बिरयानी ये कैसी होती है अम्मा? पहले खा, फिर समझाती हूँ। दोनों ने मिलकर पत्तल पर बिरयानी निकाली। राजू ने जैसे ही पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे अम्मा, ये तो गजब की बनी है। दाने दाने चावल खिले हुए और मसाले इतने सुगंधित। आप तो कमाल करती हो। बेटा, ये मेरी पुरानी रेसिपी है। मैं चिकन नहीं खाती, तो इसमें आलू डालती हूँ, इसलिए इसका नाम रख दिया गरीबों की बिरयानी। लेकिन अम्मा,
गांव में तो चिकन बिरयानी 200 से 400 रुपए में बिकती है, और आप ये बिरयानी कितने में बना सकती हैं? सिर्फ 10 रुपए में। असली बात है पकाने का तरीका। घर के मसाले, थोड़ा दही, सही तरह से तले प्याज, धनिया पुदीना और सबसे अहम धीमी आंच पर दम देना। बस फिर देखो जादू। अम्मा, क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखा सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, चल मेरे घर, मैं सब बता दूंगी। दोनों अम्मा के घर पहुंचे। वहां अम्मा ने उसे बारीकी से सिखाया। देख, सबसे पहले प्याज को सुनहरा भूरा तलना है, फिर दही और मसाले डालकर आलू या चिकन उसमें मिलाने हैं, फिर ऊपर से चावल बिछाना और ढककर धीमी आंच पर पकना। आधा घंटा धैर्य रखो, बिरयानी तैयार। अम्मा, आपने तो मुझे नया रास्ता दिखा दिया। अब मैं भी बिरयानी बना पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू ने उसमें से थोड़ी बिरयानी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने आवाज दी, रजनी, देखो तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ। सच में? इतने पैसों में कैसे लाए? राजू ने पूरी कहानी सुनाई। अम्मा से मुलाकात, गरीबों की बिरयानी और नया रास्ता। राजू ने हंसते हुए पत्तल खोला। रजनी ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। राजू, ये तो सचमुच कमाल की बिरयानी है। अगर तुम इसे कम दाम में बना पाओ तो गांव के गरीब भी मजा ले सकेंगे और हमें भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ रजनी, कल से मैं ठेला लगाऊंगा। 10 रुपए की एक प्लेट बिरयानी बेचूंगा। देखना, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। उस रात दोनों की आंखों में सपनों की रोशनी थी। अब उनकी अपनी बिरयानी का ठेला होगा जो गरीबों के लिए उम्मीद बनेगा। अब बस देखना था राजू बिरयानी बना पाता है या नहीं। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर बिखर रही थीं। राजू ने रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसने बड़े हांडे में चिकन और मसालों से भरी बिरयानी निकाली, घर में ही खुशबू फैल गई। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह राजू, आज तो महक से ही लग रहा है कि गांव वाले झूम उठेंगे। जरा जल्दी जल्दी बड़े हांडे में भर लो और चलो, लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाग्यवान, आज दिखा दूंगा कि गरीब की बिरयानी भी किसी से कम नहीं होती। वो ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंचा। वहां खड़े होकर जोर से पुकारा, आओ आओ, सिर्फ 10 रुपए प्लेट चिकन बिरयानी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। लोगों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। 2 आदमी आगे बढ़ा और बोला, अरे भाई, मजाक तो नहीं कर रहे हो? 10 रुपए में चिकन बिरयानी? कहीं इसमें चिकन का नाम ही ना हो। नहीं भैया, हाँ, पूरा चिकन, पूरा स्वाद। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ये सुनकर पास खड़ा दूसरा आदमी बोला, ठीक है, 2 प्लेट लगा दो, देखते हैं कितनी दम है तुम्हारी बिरयानी में। राजू ने मुस्कुराकर प्लेट में बिरयानी परोसी, ऊपर से तले हुए प्याज डाले और उन्हें दिया। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। पहला आदमी उत्साह से बोला, अरे ऐसा स्वाद तो उस मशहूर बिरयानी वाले ठेले में भी नहीं है। मसाले एकदम जबरदस्त है। और ये चिकन का टुकड़ा नरम, रसदार और मसालों से लबालब, मुंह में जाते ही मजा आ गया। दोनों की बातें सुनकर भीड़ जुटने लगी। थोड़ी ही देर में राजू के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। सब लोग कहते रहे, भाई हमें भी 2 प्लेट थोड़ा जल्दी से। मुझे 3 पैक कर दो घर ले जाने के लिए। देखते देखते सारे हांडे खाली हो गए। राजू के चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। उसी वक्त गांव का पुराना मशहूर बिरयानी वाला भीड़ देखकर वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से से कहा, अरे ये क्या तमाशा है? 10 रुपए में चिकन बिरयानी, ये कैसे हो सकता है? भाई, आप चाहो तो कल आकर चख लेना, मैं आपको मुफ्त में खिलाऊंगा। अच्छा, हम देखते हैं कब तक टिकते हो। शाम को राजू घर लौटा तो रजनी ने दरवाजे पर ही पूछा, तो आज का दिन कैसा रहा? भाग्यवान, आज तो पूरा गांव हमारी बिरयानी के दीवाने हो गए। सब कहते थे कि 10 रुपए की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। देखा राजू, मैंने कहा था ना, जब दिल से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद सोने चांदी से बढ़कर होता है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन असली जीत ये है कि आज गांव के हर गरीब ने भी पहली बार बिरयानी खाई।
अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि बिरयानी सिर्फ अमीरों के लिए है। दोनों ने अम्मा का शुक्रिया किया, जिनकी सीख ने उनका जीवन बदल दिया था। उस दिन से राजू का ठेला गरीबों की बिरयानी के नाम से मशहूर हो गया। लोग सिर्फ खाने नहीं, बल्कि उस ठेले पर बसी इंसानियत और बराबरी की खुशबू चखने आते थे। बिहार में एक जगह था मोतीपुर। उस गांव में मोहन के मटन का कोई जवाब नहीं था। लोग दूर दूर से आते मोहन के हाथों की बनाई मटन चावल खाने। अरे वाह भाई मोहन, मान गए उस्ताद, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ऐसा तीखा और चटपटा मटन तो मैंने आज तक शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाया। अरे धीरे बोल मेरे भाई, अगर तेरी बीवी ने सुन लिया ना कि तुझे राजू के हाथ का खाना उसके खाने से ज्यादा पसंद है, तो बेटा शाम को घर में बेलन से स्वागत होगा तेरा। फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी थी। अरे भाई, पिटने को भी तैयार हूँ अगर रोज ऐसा लाजवाब मटन चावल मिले तो। क्यों मोहन भाई, सही कहा ना? अरे नहीं नहीं भैया, आप बस आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, पिटने की नौबत नहीं आएगी। ये सब तो मेरे बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, और आप लोगों का प्यार है जो मेरे साधारण से मटन चावल में भी इतना स्वाद भर देता है। लीजिए थोड़ी तरी और लीजिए, गर्मा गर्म है। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। गांव में रमेश नाम का एक नया दुकानदार आया, जिसने अपने सजे धजे ठेले और सस्ते दामों से रातों रात सबको अपनी तरफ खींच लिया। हेलो भाई हेलो, कब तक वही पुराना घिसा पिटा मटन खाते रहोगे? अब मोतीपुर में पहली बार आया है शहर वाला बटर रोटी और शाही मटन। मोहन भाई की प्लेट 100 रुपए की है, लेकिन मेरे पास वही मजा मिलेगा सिर्फ 50 रुपए में। हाँ, सिर्फ 50 रुपए में। हाँ, पेट भी भरेगा और पैसा भी बचेगा। ये बात सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं। अरे वाह, 50 रुपए में शाही मटन और बटर रोटी, ये तो लॉटरी लग गई भाई। मोहन के यहाँ तो 100 रुपए में सिर्फ सादा रोटी मिलती है। चलो चलो, आज तो शहर वाला स्वाद चखा जाएगा। अरे भाई, देर किस बात की, जल्दी चलो, नहीं तो शायद खत्म ना हो जाए, फिर हम खाते ही रह जाएंगे। चमक धमक और सस्ते दाम ने लोगों का ईमान डगमगा दिया। मोहन की दुकान पर सन्नाटा छाने लगा और उसके अपने भी उसे छोड़कर जाने लगे। अरे मदन भाई, आज मेरी दुकान की तरफ देखा भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का लेग पीस अलग निकाल कर रखा था, सोचा तुम रोज की तरह आओगे। देखो मोहन भाई, बुरा मत मानना, लेकिन रमेश का वो नया बटर रोटी बहुत ही सस्ता और टेस्टी है। और फिर देखो ना, सारा गांव वहीं खड़ा है। मुझे लगा आज मैं भी वही खाकर देखूं। मदन भाई, चमक धमक से पेट नहीं भरता। मेरे मसालों में जो शुद्धता है वो उस 50 रुपए वाले में कैसे मिलेगी? सेहत ज्यादा जरूरी है भाई। अरे छोड़ो ना यार, सबको सस्ता चाहिए। तुम भी रेट कम कर लो, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अभी मुझे जाने दो, वरना वहां लाइन और लंबी हो जाएगी। शाम ढलने को थी, लेकिन मोहन का पतीला अभी भी भरा हुआ था। अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख मोहन का सब्र अब टूटने लगा था। क्या हुआ मेरे भाई, ऐसे सिर पकड़ करके बैठा है? एक नया चेहरा गांव में आया और तूने अपना खेल बंद कर दिया। उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं भाई। उतार चढ़ाव नहीं रामू, ये बर्बादी है। देख इस पतीले को, कल भी आधा खाना नाली में फेंकना पड़ा था। अगर यही हाल रहा तो मेरी बच्ची की स्कूल फीस कैसे भरूंगा? मेरी ये ईमानदारी मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगी। मोहन, बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपना रास्ता बदल ले। तो हिम्मत मत हार। हिम्मत से घर नहीं चलता भाई। वो रमेश 50 रुपए में बेच रहा है, मेरा तो 50 रुपए का कच्चा माल आता है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे भी वही सस्ता पाउडर और केमिकल डालना पड़ेगा, तभी मैं उससे लड़ पाऊंगा। खबरदार, जो ऐसा सोचा भी, वो पाउडर नहीं केमिकल है। क्या तू गांव वालों के इलाज के पैसों से अपना घर बनाएगा? तेरे बाबूजी ने यही सिखाया था तुझे? तो क्या करूं भाई, अपनी आंखों के सामने अपने धंधे को मरते हुए देखूं? सब तो उधर जा रहे हैं। जाने दे उन्हें, ये भीड़ बस कुछ दिन का तमाशा है। जिस दिन रमेश की पोल खुलेगी, सब वापस आएंगे। तू मोहन है, तेरा स्वाद तेरे मसालों और नियत में है, उस केमिकल में नहीं। 2 दिन की भूख बर्दाश्त कर ले, पर किसी को धोखा मत दे। रामू की बात सही थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की फीस ने मोहन को मजबूर कर दिया।
अपनी डूबती हुई नाव बचाने के लिए वो शहर के एक पुराने हलवाई लखन काका के पास पहुंचा। लखन काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे सामने एक लड़के ने दुकान खोली है। वो 50 रुपए में शाही मटन और बटर रोटी बेच रहा है। मेरा तो कच्चा सामान ही 50 का आता है। अगर यही हाल रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे भी वो तरीका बता दो जिससे मैं सस्ता बेच सकूं। अरे मोहन बेटा, तुम बहुत भोले हो। आज के जमाने में ईमानदारी से सिर्फ इज्जत मिलती है, रोटी नहीं। तुम्हें पता है वो 50 रुपए में कैसे बेच रहा है? वो आटा नहीं, मैदा और रबर पाउडर का मिक्सचर है। और वो मटन का स्वाद, वो तो सस्ते केमिकल और एसेंस का कमाल है। केमिकल रबर पाउडर? लखन काका, इससे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे छोड़ो ये सब। अगर धंधा बचाना है तो ये लो मैजिक पाउडर। इसे मिलाओगे तो रोटी फूलेगी भी और सस्ती भी पड़ेगी। मुनाफा ही मुनाफा होगा। सब यही करते हैं, तुम क्यों पीछे हटते हो? मोहन कांपते हाथों से वो पुरिया उठाता है, उसे देखता है और फिर उसकी आंखों के सामने अपने ग्राहकों और अपने बाबूजी का चेहरा आ जाता। नहीं काका, माफ करना। मैं गरीब जरूर हूं पर कातिल नहीं। जिन गांव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया, उन्हें मैं अपने मुनाफे के लिए केमिकल नहीं खिला सकता। चाहे दुकान बंद करनी पड़े, पर मैं ये पाप नहीं करूंगा। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। मोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और हलवाई उसे देखता रह जाता है। मोहन का डर सच साबित हुआ। सस्ता और मिलावटी खाना अपना रंग दिखाने लगा और रमेश के ठेले पर चीख पुकार मच गई। कोई बचाओ, मेरे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने केमिकल डाल दिया हो। ओए रमेश, तूने ये क्या खिला दिया भाई? उल्टियां रुक ही नहीं रही हैं। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, मुझे भी सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था इसके मटन का रंग अजीब सा लाल है, पर तुम लोग नहीं माने। हम सब ने सस्ते के चक्कर में केमिकल खा लिया है। ये खाना नहीं, हमारी मौत है। अरे नहीं नहीं भाइयों, आप लोग ऐसे इल्जाम मत लगाओ। ये जरूर गर्मी और धूप की वजह से हो रहा होगा। मेरा खाना तो एकदम 5 स्टार होटल जैसा है। ये जरूर किसी ने मेरी दुकान बंद करवाने के लिए साजिश की है। मेरा खाना खराब नहीं है। चुप कर फ्रॉड आदमी। हम यहाँ तड़प रहे हैं और तू बहाने बना रहा है। देख, वो बच्चा भी वहाँ बेहोश हो गया। अगर तेरा खाना सही है तो हम सब बीमार क्यों पड़ रहे हैं? तूने पूरे गांव को धोखा दिया है। पकड़ो इसे। आज ये यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। हल्ला गुल्ला सुनकर गांव के मुखिया जी मौके पर पहुंच गए और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सब शांत हो जाओ, पीछे हटो सब। रमेश, इधर देख मेरी आंखों में। ये कढ़ाई में क्या है? ये आटा है या बच्चों के खेलने वाला रबर? देख, ये टूट नहीं रहा, बस खिंचता जा रहा है। तूने इसमें क्या मिलाया है, सच सच बता, वरना अभी जेल में भेज दूंगा और तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। वो मुखिया जी, माफ कर दीजिए। मैंने मुनाफे के लिए थोड़ा सा सिंथेटिक पाउडर और सस्ता प्लास्टिक मिलाया था ताकि रोटी मुलायम बने और मैं उसे सस्ता बेच सकूं। मुझे नहीं पता था लोग इतनी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुखिया जी। गलती नहीं, ये घिनौना जुर्म है। तूने चंद पैसों की खातिर पूरे गांव की जान दांव पे लगा दी। छोटे छोटे बच्चे भी तेरा ये केमिकल खा रहे थे। अगर आज किसी को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और सुन, इसका सजा ये है, तू आज के बाद इस गांव में कभी अपना ठेला नहीं लगाएगा। आज ठेला लगाने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मोहन अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। तभी रामू एक नई उम्मीद लेकर आया। अब कुछ नहीं हो सकता रामू। रमेश की वजह से लोग मुझे भी शक की नजर से देख रहे हैं। लगता है धंधा बंद करके शहर मजदूरी करने जाना पड़ेगा। तू पागल हो गया है क्या? भागने की बात करता है। अरे रमेश ने केमिकल बेचा था, तूने तो हमेशा सेहत बेची है। लोगों का भरोसा टूटा है, भूख नहीं मरी है। हमें बस उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना है। पर कैसे जोड़े रामू? वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्हें हर पीले रंग में केमिकल और हर सफेद चीज में प्लास्टिक नजर आ रहा है। मैं चीख चीख कर थक गया हूं। तो चीखना बंद कर और फिर से अपना ठेला बचाना चाहता है तो कुछ नया कर, तभी लोग तुम्हारे ठेले पर आएंगे। नया?
मैं कुछ समझा नहीं रामू। वो रमेश मैदा का रोटी बनाता था और चावल प्लास्टिक का। अगर तू शुद्ध गेहूं का आटा से रोटी बनाएगा और चावल बासमती का, तो लोग ऐसा खुशबू सुनकर तुम्हारे ठेले पर जरूर आएंगे। गेहूं का आटा? लेकिन वो तो ढाबे जैसा लगेगा। लोग तो फैंसी चीजें खाना चाहते थे ना। यही तो रमेश की गलती थी और यही हमारी जीत होगी। लोग अब फैंसी नहीं, शुद्ध ढूंढ रहे हैं। देख, अगर हम गेहूं के आटे में ये ताज़ा मेथी, हरी मिर्च और लहसुन कूटकर मिलाएं और उनके सामने तवे पर सेकें, तो उसकी महक से ही उनका डर भाग जाएगा। हाँ यार, तुम्हारा बात तो सही है। चल कल से ही गांव में मटन और गेहूं की रोटी और चावल बनाते हैं। अगली सुबह मोहन के ठेले से उठती बटर मटन और शुद्ध गेहूं की रोटी की खुशबू ने पूरे बाजार को महका दिया। आओ भाइयों आओ, डरो मत। ये शहर का मैदा या केमिकल नहीं है, ये आपके अपने गांव के खेत का ताज़ा मेथी और शुद्ध गेहूं। सिर्फ 50 रुपए में मेथी लच्छा रोटी और बटर मटन। एक बार खाओगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। ये मोहन की जुबान है। बेटा मोहन, सच में तो कोई मिलावट नहीं है ना? रमेश ने तो हमें अस्पताल पहुंचा दिया था। अब तो बाहर का पानी पीने में भी डर लगता है। काका, ये गेहूं का आटा मैं सुबह अपने हाथों से पिसवा कर लाया हूं। रमेश ने सस्ता केमिकल बेचा था, लेकिन मोहन सेहत बेच रहा है। एक बार भरोसा करके देखिए, अगर स्वाद ना आए तो पैसे मत देना। मोहन एक प्लेट बुजुर्ग को देता है। बुजुर्ग कांपते हाथों से निवाला मुंह में डालता है। वाह, अरे वाह बेटा, इसमें तो मिट्टी की खुशबू और माँ के हाथ का स्वाद है। एकदम शुद्ध और ताजा। सच में ये रमेश के उस रबर वाले रोटी से लाख गुना बेहतर है। वाह मोहन भाई, मान गए तुम्हारी ईमानदारी को। हम रमेश की चमक धमक और सस्ते की चक्कर में भटक गए थे, लेकिन असली सुकून तो तुम्हारे खाने में ही है। हमें माफ कर दो भाई, हमने तुम्हें गलत समझा। माफी मत मांगिए मदन भाई, आप लोग तो मेरा परिवार है। बस हमेशा याद रखना, शॉर्टकट से आप अमीर बन सकते हो, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते। जीत हमेशा सच्चाई, मेहनत और असली स्वाद की ही होती है। अंत में मोहन की ईमानदारी और असली स्वाद की जीत हुई। गांव वालों को समझ आ गया कि दिखावे की चमक कुछ पल की होती है, लेकिन सेहत और शुद्धता का कोई मुकाबला नहीं। मोहन का शुद्ध देसी ठेला फिर से खुशियों और ग्राहकों से भर गया। एक छोटा सा गांव था, नाम था मीनापुर। वहाँ एक गरीब दंपति रामू और सीता अपनी रोजी रोटी के लिए छोले भटूरे का ठेला चलाते थे। उनकी भटूरे का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार छोले की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू और फूली फूली गरम भटूरे। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में मदन नाम का एक आदमी भी छोले भटूरे बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, ये मदन की पुरी में वो बात नहीं है। स्वाद तो रामू वाली पुरी में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद मदन के ठेले की ओर खिंच जाते हैं। सही कहा रे। पहले तो रोज रामू के भटूरे ही खाते थे। उसकी छोले की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके थैले पर जाने का। उधर रामू अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब मदन के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात मदन ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे छोले भटूरे बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी पारो बोली, आजी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 11 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 11 किलो ही क्यों, 10 या 15 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 11 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 11 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। पारो डर के कारण कांप गई। क्या आपने उसे जगाया क्यों? पगली, उसी की वजह से तो हमारी भटूरे बिकती है, वरना हम भी रामू की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सहरन थी। फिर मदन बोला, चलो अब सो जाओ,
मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 11 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थीं। मदन अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और भटूरे तल्ले की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर रामू अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, छोले की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वो मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी। अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, करण और पूजा। उन्होंने एक गांव वाले को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस गांव में, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा? सबसे बढ़िया नाश्ता तो मदन के ठेले पर मिलता है, यहीं पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे मदन के ठेले के पास पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें? सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी पूजा की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो, उधर वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों रामू की ठेले पर पहुंचे। रामू ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए सर मैडम, गर्मा गर्म छोले भटूरे दो। हाँ भाई, 2 प्लेट देना। भटूरे एकदम फूली हुई होनी चाहिए। रामू ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने छोले भटूरे चखी। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारे छोले भटूरे का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब, उस मदन ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खिंच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए। पर उधर मदन ये सब दूर से देख रहा था। वो तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा गिरने लगा था। जंगल के भीतर वो एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो गई और ठीक 10 मिनट बाद वो पसीने से तर हांफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो जी, पता नहीं क्यों मेरा मन उस मदन के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहाँ भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे मदन के ठेले पर पहुंचे। रामू दूर से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरे ये क्या हो गया? तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब करण और पूजा नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में गांव के सरपंच जी मिल गए। कैसे हैं शहर वाले बाबू, कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है सरपंच जी, बस एक अजीब बात है। कल हम रामू के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद मदन के ठेले की ओर खिंच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं भाई साहब, कुछ अजीब नहीं। मदन के छोले भटूरे का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खिंचे जाते हैं। पर करण और पूजा जब आगे बढ़े तो दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच स्वाद खींचता है या फिर मदन का कोई रहस्यमयी राज? शाम का समय था। रामू अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने करण और पूजा खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? राजू जी, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो मदन कोई साधारण आदमी नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है रामू। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। रामू हैरान होकर बोला, क्या देखा आपने? हमने मदन को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा है वहां। तो फिर देर किस बात की? चलो आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे
और चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा था। सुनिए, ये कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है मदन ने ही चिकन लाया होगा। दूसरा कौन जंगल में चिकन लाएगा? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रामू सुनो, ये आवाज मदन की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चलें? नहीं पूजा जी, अब पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद रामू, करण और पूजा को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और मदन का राज राज ही रह गया। अगली सुबह मदन ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए भटूरे तलने लगा। और इसी तरह खत्म हो गई कहानी एक मदन के छोले भटूरे का राज। किसी को पता नहीं चला।